आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 14 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं बेसिक भी बताऊँगा, और क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, और कैसे हम करेक्ट आंसर तक आसानी से और कम से कम समय में पहुंच सकते हैं, वो दोनों तरीके मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनवर का वेतन 11,000 प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए पे, 3,000 बिलों पे खर्च करता है और बाकी की जो रकम है उसकी मासिक बचत है। कह रहा है कि यदि उसने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी जो मासिक बचत है वो जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दिया है, तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष बाद उसकी बचत कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए 6,000 यहाँ पे खर्च कर रहा है, 3,000 यहाँ पे खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना खर्च कर दे रहा है, तो 6-3-9,000 खर्च कर दे रहा है। और 11,000 उसकी सैलरी है, 9,000 खर्च कर दिया है। इसका मतलब कितना बचा रहा होगा, तो 2,000 बचा रहा होगा। अब 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, पर एक महीने जिस महीने उसका जन्मदिन आता है पूरी अपनी जो बचत है उसको खर्च कर देता है, यानी कि सेविंग उसका 11 महीने का होगा। यानी कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी, तो 22,000 की सेविंग हो जाएगी 1 साल के अंत में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। ये मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया। आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और वो तरीका मैं बता चुका हूँ। इतने पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, अब आपको भी वो तरीके याद हो गए होंगे। तो वो तरीका क्या हो सकता है कि 1 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, यानी कि टोटल हमें 11 महीने का निकालना है, यानी जो भी आपका आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। और अगर चेक करें ऑप्शन में तो 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 22,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर टिक कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 18 अनुपाते ए समानुपाते ए अनुपाते 128 है, तो कह रहा है कि ए का धनात्मक मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि अंदर वाली वैल्यू का अंदर गुणा करते हैं, बाहर वाली वैल्यू का बाहर गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 18 और गुणे 128 हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 32 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 हो जाएगा, अब इस 32 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू इतना निकल के आ गई। मैं जानबूझकर इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट किया ताकि स्क्वायर रूट लेना आसान हो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका लेंगे तो 3, ये 2 और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 और 16 में 3 के गुणा करेंगे तो 48, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो तरीका है वो एकदम बेसिक है। ये आया कहाँ से है, तो 18 बटा आप इसको ए लिख सकते हैं, बराबर किसके हो जाएगा, तो ए बटा 128 का हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बात यही हो जाएगी। तो ये इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है। आप इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सोच सकते थे, किस तरीके से लगा सकते थे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये लास्ट में आपके 8 है, इधर भी 8 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। यानी कि जो भी ए होगा उसका स्क्वायर करने के बाद से लास्ट में 4 आएगा। तो अगर 50 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो ये नहीं होगा। 7 है, स्क्वायर करेंगे तो 49, 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 है, स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा 48, यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 लास्ट में है और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है। तो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, तो आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बता सकते थे। और मैं इस वीडियो में यही तरीके डिस्कस करता हूँ कि जहाँ पे आपको बेसिक की ज़रूरत होती है वहाँ पे बेसिक बताता हूँ, और जहाँ पे आप क्या थिंकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, वो तरीके भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 अंक की संख्या जो आपके दिया है कि 6 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित होती है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई सा भी हो वो आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से क्या होता है कि सम ऑफ
नंबर अगर हम करें और वो 3 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि 1, 3, 4, 8 अगर ये संख्या है और आपको बतानी है कि संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इनको जोड़ लीजिए। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 3 15 और 1 16, 16 आपका 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये 3 से विभाजिता का नियम है। तो ये तो हो गया रूल। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि पी का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये तो 2 से विभाजित ही होगा। 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक कर लेते हैं तो देखिए 9 आपका 3 से कट जाएगा तो इसको हटा दीजिए। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 4 12, यानी कि यहाँ तक पूरा ये 12 3 से कट जाएगा तो इसको भी हटा दीजिए। अब ये बचा 5, ठीक है। अब इस 5 को अब किनारे रख दीजिए और प्लस पी, और p की वैल्यू क्या रखी है अधिकतम, कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिख रही है ऑप्शन में, 8 दिख रही है। तो 8 को चेक करेंगे तो 8 और 5 13, 3 से विभाजित नहीं है तो ये नहीं होगा। इसके बाद से देखते हैं तो 7 दिया है, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 3 से विभाजित है तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की वैल्यू जो इससे छोटी है उसको चेक नहीं करेंगे, भले से ही विभाजित हो जाए पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि पी की अधिकतम वैल्यू, और जो ऑप्शन में सबसे अधिकतम वैल्यू है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई आपको 17 करनी में 29 दिया है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो देखिए विकर्ण की लंबाई अगर L मानते हैं और अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ABC मानते हैं तो उस कंडीशन में L बराबर क्या होता है, तो A² प्लस B² और प्लस किसके होता है, C² के बराबर होता है। ये फार्मूला है। आप इस फार्मूले पे आप L की वैल्यू रख दीजिए, फिर सॉल्व करके यहाँ से C की वैल्यू यानी कि जो ऊंचाई है उसको निकाल दीजिए, और घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो A गुणे B गुणे C, इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने का फार्मूला बेस्ड तरीका है, पर मैं इतना कैलकुलेशन करूँगा नहीं। मैं क्या करूँगा कि देखिए जब घनाभ का आयतन निकालना है और लंबाई और चौड़ाई दी है, तो लंबाई कितनी है 50 है, चौड़ाई कितनी है 75 है, और ऊंचाई मुझे मालूम नहीं, मैं h मान लेता हूँ। यानी कि जो भी आंसर होगा वो क्या होगा कि इनका मल्टीपल ही होगा। तो 50 में एक फैक्टर दिख रहा है 10, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 10 से कटना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है, तीनों आपका 10 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आपका एक ही ऑप्शन बचा 60,000, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्यिका कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए एक चीज़ आपको निकालनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। तो क्या होती है संचयी बारंबारता, कि जो भी आपकी बारंबारता है उससे बाद वाली बारंबारता में जोड़ते जाइए। तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें अगली वाली यानी कि 19 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, और फिर 39 में 32 जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 हो जाएगा, 70 और 1 71 हो जाएगा, 71 में 27 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, और 78 में 20 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। अब 98 के बाद इसमें 12 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110 क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये पदों की संख्या n का मान हो जाएगा। तो n का मान यहाँ से 110 हो गया तो n/2 निकाल देंगे, तो n/2 कितना हो जाएगा, तो भाग देंगे तो 55 क्या हो जाएगा, n/2 का मान हो जाएगा। अब ये जो n/2 का मान 55 आया है ये किस में पड़ेगा, तो देखिए 20 तक तो यहाँ हो गया, 39 तक तो यहाँ हो गया, इसका मतलब जो 55 होगा किस में पड़ेगा, 71, यानी कि इस वाले में पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन जो इंटरवल है यही हमारा हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस CF होता है डिवाइडेड बाई F होता है और इंटू H होता है। ये माध्यिका निकालने का फार्मूला है, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी है, तो इसकी जो पर्टिकुलर इंटरवल है इसकी जो लोअर लिमिट है जो कि 250 है, यही L की वैल्यू हो जाएगी। तो 250 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n/2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, तो 55 आई है, और माइनस CF। तो CF क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है इसके पहले की जो संचयी बारंबारता है वो CF है, तो क्या है, तो 39 है, तो 39 रख देंगे, और डिवाइडेड बाई F,
इसकी बारंबारता तो कितनी है 32 है, तो 32 रख देंगे। और इनटू एच क्या होता है, तो ये जो इंटरवल है इनके बीच का गैप, तो सब में आप देख सकते हैं कि 50 का गैप है, तो एच का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे भी आप समय अपना बचा सकते हैं कि देखिए इसमें भी आपको एक 10 का मल्टीपल दिख रहा है, इसमें भी आपको 10 का मल्टीपल दिख रहा है, या यूँ कहें तो इसमें भी आपको एक 5 का फैक्टर दिख रहा है और इसमें भी एक आपको 5 का फैक्टर दिख रहा है। तो दोनों में से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और चेक कर लें तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है 275, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 250 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 55 में से 39 घटाएंगे तो एक हो जाएगा 40, 10 50 यानी कि 16 हो जाएगा। 16/32 यानी कि 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसमें 50 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 250 में 25 जोड़ेंगे तो 275 इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 26 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। तो जैसा बोल रहा है मैं वैसा लिख दे रहा हूँ। तो 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा टंकी की क्षमता हो जाएगी। अब इसी क्षमता को 26 पाइपों से आपको भरना है, तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम आपसे पूछ रहा है। तो बस सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 13 बार चला जाएगा। यहाँ से टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 48 दूना के कितना हो जाएगा तो 96, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। और अगर ऑप्शन पे अगर एक नज़र डालें तो 7 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है शुरुआत में, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.38। मैं बता चुका हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देखें, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 है तो मूलधन कितना होगा। ये वैल्यू मुझे डायरेक्ट मालूम है कि अगर रेट अगर आपका 10% है तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होता है। तो इस 31 की वैल्यू कितना दिया है तो 217 दिया है। तो कितने गुना है आप तो देख सकते हैं कि 7 गुना है। तो जो आपका मूलधन होगा वो भी कितना हो जाएगा तो 7 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे मूलधन कितना होगा तो चूंकि 3 वर्ष की बात है तो 1000 होगा, 1000 में 7 का गुणा करेंगे तो 7000 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया है। मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ कि जब भी आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होता है तो हमेशा रेट से खेलना शुरू कर दीजिए। तो r बराबर 10% है, इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो 1/10 हो जाएगी। अभी जो हर में वैल्यू आती है तो 3 साल का कहेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, 2 साल का कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का बोल रहा है तो इसका क्यूब कर देंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि मूलधन कितना है कि 1000 रुपये है। तो पहला दूसरा और तीसरा यानी कि पहले साल अगर इस पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, दूसरे साल भी 100 हो जाएगा और तीसरे साल भी 100 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया तो साधारण ब्याज निकल के आ गया 3 साल का। अब ये पहले साल वाला दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, इस पे भी 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा ये तो 10 हो जाएगा। इस पे भी लगेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। अब ये जो पहला वो तीसरे वर्ष के लिए भी मूलधन का काम करेगा, इस पे भी 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 आया है इस पे भी 10 लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका साधारण ब्याज हो गया और ये तीनों क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अंतर करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू हट जाएगी तो बचेगा क्या तो ये 10 बचेगा, 10 बचेगा 10 और ये 1 यानी कि 31। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 31 की वैल्यू 217 रख दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो आप मूलधन 1000 माने थे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7 में इसका गुणा हो जाएगा तो 7000। इस तरीके से इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकेंड का समय लगता है। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है कि रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो जब भी दो चीज़ें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो नेट स्पीड हो जाती है
उन दोनों के अंतर के बराबर हो जाती है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो x है, तो पहले वाली व्यक्ति को जब ओवरटेक कर रही होगी तो उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो 12.6 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितने समय में पार कर रही है, तो 19.8 सेकेंड में पार कर दे रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होगी। और जो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होगी व्यक्ति को पार करने में, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और जब दूसरे व्यक्ति को पार करेगी उस कंडीशन में भी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, यानी दोनों कंडीशन में जो दूरी होगी बराबर होगी। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम निकाल देते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा, तो उसके लिए स्पीड कितना है, तो 30.6 है, इसमें गुणा किसका हो जाएगा, तो इसको 25.8 सेकेंड में पार करिए तो 25.8 का गुणा हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए दोनों साइड दशमलव जो है, यहाँ पे एक स्थान पे, इधर भी एक स्थान पे, तो दशमलव हट जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 258 में x का गुणा करूँगा तो 258 हो जाएगा, इधर करूँगा तो 198 हो जाएगा। तो यहाँ से 258 में से 198 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5, 15, 15 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 60x इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इसका गुणा हो जाएगा 30.6 और गुणे 258 हो जाएगा, माइनस का 12.6 और गुणे कितना हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 6 से कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 का में 6 हो जाएगा, इसको कट कर लेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और 6 का में 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 10x इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5.1 और गुणे 258 हो जाएगी और माइनस का 2.1 गुणे 198 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको पूरा सॉल्व करिए, उसके बाद से x की वैल्यू निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि अभी जो डिजिट सम की मैंने बात किया, डिजिट सम हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका हम भाग देंगे, तो चूंकि इसका डिजिट सम 1 आएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दूसरी साइड जो है उसका डिजिट सम आप देख लीजिए। तो देखिए 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 15, 15 का डिजिट सम होता है 6, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो 8 और 1 9, 9 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 9। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा 9 माइनस 9, इसका मतलब होगा इसका डिजिट सम 9 आएगा, यानी जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 9 आना चाहिए। इसका 94 है, यानी कि 9 + 4 यानी कि 4 है, ये नहीं होगा। इसका 8 डिजिट सम है तो ये भी नहीं होगा। इसका 6 है डिजिट सम। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो 14,000 है, 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, तो 12,000 है। तो फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए या तो आप इसको वेटेज एवरेज का फॉर्मूले पे सॉल्व कर दीजिए, या तो आप एलिगेशन लगा दीजिए, किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें एलिगेशन लगा देता हूँ। तो 80 जो कुशल श्रमिक हैं उनका औसत वेतन कितना है, तो 15,000 है, तो लिख लेता हूँ मैं 15,000। और क्या है, तो सभी श्रमिकों का कितना है, तो 14,000 है, तो 14,000 लिख लेता हूँ। और कह रहा है कि शेष जो बचे हैं उनका जो औसत है तो कितना है, तो 12,000 है, तो 12,000 लिख लेता हूँ। और ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये 80 श्रमिकों का है। अब देखिए 15 में से 14,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,000 हो जाएगा। और 14 में से 12,000 घटाएंगे तो ये 2,000 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 जीरो अगर इस कट जाएगा तो ये 2 जीरो कट जाएगा। यानी इस 20 की वैल्यू अगर 80 है तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 80 में 40 जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी कि 120 टोटल श्रमिक होंगे। और यही आपसे पूछ रहा था जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आप इसको वेटेज एवरेज के फॉर्मूले से भी लगा सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की वर्तमान आय का 2 गुना y की वर्तमान आय के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। तो जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो x का 2 गुना अगर हम कर रहे हैं तो y के वर्तमान आयु के 6 गुने यानी कि 6y से 7 वर्ष कम है। तो इससे 7 वर्ष कम है, इसका मतलब इसमें से या तो 7 घटा दूंगा या x वाले में 7 जोड़ दूंगा। आगे कह रहा है कि वर्तमान में p की आयु x की आयु से 2 गुना है। तो जो p की आयु है वो किसके बराबर है, तो 2x के बराबर है। तथा y जो है वो q से 8 वर्ष छोटा है, और जो y है वो q से कितना है, तो 8 वर्ष छोटा है।
तो क्या करूँगा, इसमें 8 जोड़ दूंगा तो क्यू के बराबर हो जाएगा। कह रहा है यदि पी क्यू से 50 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब पी माइनस क्यू जो है वो कितना है, 50 है, तो वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी। मैं यहाँ से पी और क्यू की जो आयु है मैं इसमें रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, तो 2x माइनस वाई और प्लस 8 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 50 के बराबर हो जाएगा। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाई, और ये माइनस 8 हो जाएगा, उधर चले जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई बराबर किसका हो जाएगा, 58 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है तो x को हटा दीजिए, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू 6y माइनस 7 है, तो इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6y और माइनस 7, और यहाँ से पहले से माइनस y है, बराबर किसके हो जाएगा, तो 58 के हो जाएगा। तो 6 में से अगर y घटाएंगे तो ये 5y हो जाएगा, और 58 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 5 से अगर 65 में भाग करेंगे तो 13 बार चला जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, y की वर्तमान आयु हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा। तो हमें पता है कि 144, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 होगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 213 प्लस 12 225 हो जाएगा, और 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 हो जाएगा, और 385 में अगर 15 हम जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 560 प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 49 की दर से बेचा, तो कह रहे कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए, प्रत्येक को 49 की दर से अगर बेचा तो एक दर्जन को कितने हिसाब से बेचा होगा, तो 49 गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेचने वाला, और प्रति दर्जन कितना खरीद रहा है 560 में, तो एसपी यहाँ से मैं एसपी निकाल देता हूँ, तो 12 9 108 होता है, 10 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 10 58 हो जाएगा। यानी कि 560 में खरीद के ला रहा है, 588 में बेच रहा है, तो इस पे कितने का फ़ायदा उसको दिख रहा है, तो 28 का फ़ायदा दिख रहा है। कितने पे, तो 560 पे। आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 28 गुना के कितना हो जाएगा 56, और 20 पचे करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 5% का उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की पॉकेट में इतना रुपए हैं, उसने इसमें से इतना रुपए खर्च कर दिए, तो रोहन के पास कितनी धनराशि बची। जैसे मान लीजिए, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, और मैंने क्या किया कि इसमें से 6 रुपये खर्च कर दिए, तो मैं पूछूं कि अब मेरे पास कितने रुपये बचे होंगे, तो आप कहेंगे 4 रुपये बचे होंगे। तो 4 रुपये आया कहाँ से, तो आपने 10 में से 6 क्या कर दिया, घटा दिया। बस वही काम करेंगे कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें से इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए, अगर 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5xy ऊपर भी है, 5xy नीचे है, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कहाँ है, तो ये पहले वाले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो मैं फार्मूला बता चुका हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला। तो 65% अधिक अंकित कर रहा है तो प्लस का 65 हो जाएगा, छूट कितने की दे रहा है, तो 59 की छूट दे रहा है, और प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 65 गुणे 59 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 60 और 5 65 यानी कि 6 हो जाएगा, और 6 माइनस कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए मैं गुणा कैसे करूँगा, तो ये हो गया 65 हो गया, इस 59 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 60 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो गुणा कर लेता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 36 और 3 39 हो जाएगा, और इसमें से 65 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, और ये 38 हो जाएगा। तो ये इसका गुणा करने के बाद आएगा। इस तरीके से गुणा करते हैं आसान शब्दों में, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि 100 से भाग करना है, यानी कि 38 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस हो जाएगा, 38 में से 6 घटाएंगे तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि 32.35। ये आपको माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हानि होगी। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 32.35, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पे वह 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य हो। तो हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। तो देखिए 5 घटाया जाए तो 20 से विभाजित हो, 20 में एक फैक्टर आपको दिख रहा है 10, यानी कि 5 घटाने पर 10 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो इसमें से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, लास्ट में 10 से विभाजित नहीं होगा। इसमें से 5 घटाएंगे तो भी ये 0 नहीं आएगा, तो ये भी आपका 10 से विभाजित नहीं होगा। इसमें से 5 घटाएंगे तो ये आपका लास्ट में 1 आएगा, तो ये भी आपका 10 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें से 5 घटाएंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। और 10 से विभाजित का नियम यही है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो जैसा बोल रहा है मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। ए जो है वो 2 घंटे में भर दे रहा है, बी जो है वो कितने, तो 81 घंटे में भर दे रहा है, और जो सी है वो 81 घंटे में क्या कर दे रहा है, तो खाली कर दे रहा है। तो देखिए अगर तीनों को एक साथ अगर चालू कर दें तो देखिए ये जितना भर रहा है उतना ये खाली कर दे रहा है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू तो 0 के बराबर हो जाएगी। और ये दिया है कि कितने घंटे में भर दे रहा है, 2 घंटे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तरीके से क्वेश्चन था कि अगर आप इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो आप एकदम आसान शब्दों में इसको लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 है। इसे 20%, 25% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पे 19% के अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो कह रहा है कि नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका अंकित मूल्य कितना है, तो 500 है। पहले कितने की छूट दी जा रही है, तो 20% की छूट दी जा रही है। तो बचा कितना होगा, तो 80% बचा होगा, तो 80% हो जाएगा। अब उसके बाद से फिर से 25% की छूट दी जाती है, तो बचा कितना होगा, तो 75% बचा होगा। और उसके बाद से फिर एक अतिरिक्त 19% की छूट दी जाती है, तो 19% की छूट देंगे तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा आपका 81% बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। दूसरा तरीका जो कि मैं अक्सर बताता हूँ वो क्या करेंगे कि देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 करेंगे, ठीक है। इसमें यानी कि नीचे तो 100 आएगा, तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर ऐसा फैक्टर देखें जो कि 100 में 9 हो। तो यहाँ पे आपको 81 दिख रहा है, इसमें 9 एक फैक्टर दिख रहा है, तो 100 में 9 तो कहीं नहीं आएगा। तो ऊपर ये 9 है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और अगर चेक करें तो ये 4 2 6 2 8 ये 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9 2 ये भी नहीं कटेगा, 6 4 10 2 12 ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपकी इच्छा है इसको सॉल्व करने की तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 500 हो जाएगा, ये 80 बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 75% का मतलब होता है 3/4 हो जाएगा, और 81% का मतलब 81/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल के आ गई, 243 निकल के आ गई। और स्टार्टिंग में मैंने आपको आंसर भी बता दिया था कि यही एक करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 निवेश किया। 2 वर्षों के बाद उसे मिलने वाली राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। यानी कि मिश्रधन 2 वर्षों बाद कितना होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए 6% अगर 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 12%। तो मैं क्या करूँगा, जो मूलधन आपका 50,500 है इसका क्या निकाल दूंगा, 12% निकाल दूंगा। तो ये हो जाएगा 12/100 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो 12×5 60 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 12×5 60 यानी इतने रुपए के क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। तो धनराशि इतनी है, ब्याज इतना है, जोड़ दीजिए तो आपका 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कि 56,560 रुपये क्या हो जाएगा, उसका मिश्रधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए।
तो इस तरह का सेम क्वेश्चन आपको इससे पहली वाली शिफ्ट में आया था, जो थर्ड शिफ्ट 13 जून की मैंने कराया था। तो मैंने आपको यही बताया था कि सब में अगर देखें तो 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे भी है, और इसमें जो गुणा किया गया है तो 30 ही का गुणा किया गया है 4 में। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 30 में अगर सेम संख्या जोड़ी जाए और 30 में सेम संख्या अगर घटाई जाए तो आंसर जो होगा वो 30 का मल्टीपल ही होगा। तो ऑप्शन में अगर देखें तो 30 का मल्टीपल सिर्फ आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 120 हो जाएगा। 120 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 90 हो जाएगा। 90 और 30 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और ये माइनस का करेंगे तो फिर उसके बाद से माइनस का 90 हो जाएगा। फिर ये आपका प्लस का 90 हो जाएगा। फिर 30 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो 120 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा और सुदर्शन की आयु का अनुपात जो है वो 2:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का जो अनुपात है वो 12:19 है, तो कह रहा है कि सीमा और दर्शन का जो कुल व्यय है वो आप रुपये में कितना होगा बताना है। तो मैं इसको करने का बेसिक तरीका जो है वो बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं बेसिक तरीका नहीं बताऊँगा, क्योंकि व्यय का अनुपात 12:19 है। अगर इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 31 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ कि 31 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो देखिए 31 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो इकाई का अंक होता है इसका आप 3 गुना करिए और जो बाकी जो संख्या उससे घटा दीजिए। अगर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 31 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 31 से विभाजित होगी। तो चूंकि सबके ऑप्शन पे आपको दिख रहा है 3 3 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें भी 3 0 है, इसका मतलब इस तरीके से हम करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, भाग दे के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 418 में अगर मैं 31 से भाग देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, तो एक बार। तो ये हो जाएगा 31, 10 हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा। तो 3 चौको 12 यानी कि 3 बार लेके जाना पड़ेगा। 3 बार लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि ये आपका 31 से विभाजित नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। तो 4 1 8 5 हो जाएगा। फिर 31 से लेके जाएंगे तो एक बार चला जाएगा, तो घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा। 3 बार लेके चल जाएंगे तो 93 हो जाएगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 3 5 15, ये 5 बार पूरा पूरा चल जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बाकी के ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। तो 422 को मैं चेक कर लेता हूँ। तो 31 से करूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 2 उतर जाएगा। भाग करेंगे तो 3 3 और 3 चौको 12, नहीं कट रहा है आपका 31 से, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से 421 को चेक कर लेंगे, ये भी आपका नहीं कटेगा। तो इस तरीके से बिना सॉल्व किए सिर्फ आप लास्ट स्टेप से डिविजिबिलिटी रूल से आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। बाकी इसको बेसिक से कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हैं। जितने भी इसमें पेपर कराए हैं स्टार्टिंग के, उसमें मैंने बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति करने के लिए सबसे पहले हमें b² - 4ac निकालना पड़ेगा। तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b है आपका -5, स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। -4 × a की जगह पे 3 है और c की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा 25 - 4 × 12, 12 दूना के 24 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि जो 1 है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक होगा और असमान इसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है कि 2 भिन्न भिन्न इसके मूल होंगे और वास्तविक होंगे, तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 कंडीशन होती हैं। जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो उस कंडीशन में जो दोनों मूल होते हैं वो एक समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। जब ये 0 से बड़ा होता है तो असमान होते हैं और वास्तविक होता है। जब 0 से छोटा होता है तो उसके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये 3 कंडीशन होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में अगर ये पार कर लेती है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो 250 यानी कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और समय कितना ले रही है, तो 50 सेकंड। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से कट करेंगे
तो 5 पचे 25, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, तो इसकी नेट स्पीड आ जाएगी। चूँकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो अगर ट्रेन की स्पीड अगर मैं x मानता हूँ, तो x में से अगर 7 मैं घटा दूँ, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलूँ, यानी कि 5/18 से गुणा कर दूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25। ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब दोनों क्या करेंगे कि जो दूसरी ट्रेन कह रही है कि जो 280 मीटर है इसके विपरीत में चल रही है, तो कह रहा है कि उसको कितने सेकंड में पार करेगी। तो अब इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो इन दोनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी, योगफल के। 250 प्लस 280 ये लंबाई हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो 25 और ये 28 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो 25 में 28 जोड़ेंगे तो 53। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटा क्या करेंगे, 18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। इतना आपका टाइम लगेगा और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 28 और 25 फिर 53 यानी कि 530 हो जाएगा और इंटू 18 हो जाएगा, और नीचे आपका 53 इंटू 5 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। 10 में अगर हम 5 से भाग करें तो 2 बार, 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 36 सेकेंड क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहना है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,165 है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यही इन तीनों फर्नीचर का मूल्य है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 7 5 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 में अगर 3 से भाग कर दें तो इनका औसत कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 निकल के आ जाएगा। इसी 5 की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 15,165 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो भाग दे देंगे 5 से, तो 5 3 15 हो जाएगा, 0 5 3 15 हो जाएगा, 1 15 5 3 15, यानी 1 की वैल्यू कितना निकल के आ गई, तो 3,033 निकल के आई। आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे महंगी फर्नीचर का मूल्य, जो कि कितना है, तो 7 है। इसे 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस इसमें 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 3 21 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और इत्तेफाक से अगर देखा जाए तो लास्ट में एक आज सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 3 में दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21,231 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि PQRS एक आयत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आयत की जो खासियत होती है पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद से ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर बता देंगे। तो आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, और जो इसके विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें आपका वो कंडीशन कह रहा है। तो कह रहा है कि कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S 90 अंश का होता है, बिल्कुल सही बात है। विकर्ण जो होते हैं वो दोनों बराबर दिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ये भी सही है। तो सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या कह रहा है कि PQRS के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, बल्कि ये गलत है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे इसमें भी होता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, इसका असत्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें असत्य कथन बोला है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने की कोशिश करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पिच की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल आपको दिया है, पूछ रहा है इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो अगर मैं चौड़ाई अगर x मानता हूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इससे 30 मीटर अधिक यानी कि x + 30 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्षेत्रफल हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो 18271 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल देंगे। अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से द्विघात समीकरण बनाइए और फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ऑप्शन के थ्रू x की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, क्योंकि आपसे चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई को हमने x माना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर चौड़ाई आपकी 131 है, पहले वाले ऑप्शन को मानता हूँ, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इससे 30 अधिक यानी कि 161 हो जाएगी। अब गुणा अगर कर लेंगे तो अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लास्ट में 1 आ भी रहा है। तो देखिए अब ये गुणा करना इसका थोड़ा कठिन हो जाएगा।
तो अगर मैं इसको अगर एक नज़र सिर्फ ये देख लेता हूँ कि क्या इसका डिजिट सम इसके डिजिट सम के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 7 2 9, इसको 9 को हटा दीजिए, ये भी 8 1 9 हट जाएगा, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो 3 और 1 4 और 1 5 है, और इसका कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 1 8, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, डिजिट सम 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 31 इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो 113 अगर है तो इसमें अगर 30 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 अगर जोड़ेंगे तो 0 है तो लास्ट में 3 आएगा, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 124 को अगर देखें तो फिर देखिए 0 है लास्ट में, 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, यानी कि 1 लास्ट में नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन रख के इसको चेक कर लीजिए, नहीं तो अगर आप इसको द्विघात में बना के फिर फैक्टर करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 20:14:6 है। यदि पहली संख्या का 65% 39 है तो तीसरी और दूसरी संख्याओं का अंतर का 50% कितना होगा। तो देखिए पहली वाली लाइन में कह रहा है कि पहली संख्या का 65%, तो मैं मान लेता हूँ कि संख्याएं ये पहली दूसरी और तीसरी है, यही संख्याएं हैं। तो 20 का 65% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 65/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 20×5 = 5 बार, 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 13 बार। यानी कि इसका कितना आ रहा है, 65% 13 आ रहा है, लेकिन दिया कितना है, 39 दिया है। कितने गुना है, 3 गुना है। यानी कि यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 20×3 = 60 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 14×28 14×3 = 42 हो जाएगा, और 6×3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है कि तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50%। तो तीसरी और दूसरी का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 24 का अगर 50% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो आधा कितना है, 12 दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहीं से आप डायरेक्ट अंतर निकाल दिए होते, तो कितना हो जाएगा, तो 14 और 6 का अंतर हो जाएगा आपका 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चूंकि ये 13 9 के इसका 3 गुना है, तो ये भी 4 9 के इसका 3 गुना कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक y कोण की माप 30 अंश है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए किसी भी बहुभुज के y अंतःकोण की माप कितनी होती है, तो 360/n होती है, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो 30 अंश के बराबर दिया है। बस सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, 12, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 36,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी होगी। तो 55% अगर खर्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा होगा, 45% बचा रहा होगा, और इसी 45% की वैल्यू कितना दिया है, तो 36,000 दिया है। तो यहाँ से आपको उसकी आय यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है, तो या तो आप 1% निकाल के निकालिए, या तो बढ़िया तरीका ये है कि इसको 9 से भाग कर दीजिए। तो 9 से भाग करेंगे तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 चौको 36, यानी कि 4,000 हो जाएगी। अब इसको 100% करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 20 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 80,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी। तो मैं बता चुका हूँ माध्यिका के लिए। तो सबसे पहले पदों को काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, यानी कि इसमें 1 जोड़ के बटा 2 कर देंगे, यानी कि 11 में अगर 1 जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो कौन सा पद होगा, तो छठवां जो पद होगा वही क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। और छठवां पद काउंट कैसे करेंगे, तो या तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू से शुरू करिए, या तो सबसे छोटी वाली वैल्यू से शुरू करिए। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, तो 19 दिख रही है, तो ये पहला हो जाएगा। इससे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, तो 34 दिख रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर क्या दिख रहा है आपको, तो ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर क्या दिख रहा है, तो ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। ये आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा, और 6वें नंबर पे क्या हो जाएगा, तो 69। तो यही 69 क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot θ = 7/8 है
तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए ऊपर वाले का अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो बस लिख देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसी तरीके से तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 8/7, तो देखिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, बस वैल्यू रख देंगे। तो 8/7 और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 7/8 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 7 से 7, 8 से 8, यानी कि आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7/8 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस तरीके से जो 14 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक एक करके सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।